वेलकम गाइस वेलकम बैक टू द कैंसर पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया था प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में बताया था कि अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा तो प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बनेगा और ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरह से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात की थी हमने, अगर उनमें लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो दैट मीन्स कैंसर होगा। देखिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको सॉल्व करके आपको इस वीडियो में बता भी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो इसी में हम बता रहे थे जो प्रोटोऑन्कोजीन्स की बात करते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स में एक डिजीज़ है हमारे पास जिसे हम बोलेंगे कायरोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इस डिजीज़ में क्या होता है, एक्चुअली इस डिजीज़ में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है इसकी ABL की, सॉरी ये जो ABL होता है ना, ये देखिएगा ना आप, ये क्रोमोसोमल 9 से ट्रांसलोकेट होता है और क्रोमोसोमल नंबर 22 पे जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ABL होता है ना, ये क्या होता है, ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम को एनकोड करता है। ठीक है, और टायरोसिन काइनेज आपको पता ही है उसका रोल किस में है, सेल सिग्नलिंग एंड प्रोलिफरेशन करवाएगा वो। ठीक है, अच्छा, तो इनकी जैसे ही फ्यूजन हो जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा, जो BCR का जो एन टर्मिनल होगा ना, BCR का जो एन टर्मिनल होगा वो C टर्मिनल ऑफ ABL के साथ, जो BCR का जो एन टर्मिनल होगा ना वो फ्यूज़ करेगा किसके साथ है, ABL का जो C टर्मिनल है उसके साथ फ्यूजन करेगा। इस तरह की जो अरेंजमेंट को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलेंगे। ठीक है, समझ आई। जो एन टर्मिनल एंड होगा ना किसका, BCR का, जो BCR का जो एन टर्मिनल होगा ये क्या करेगा, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ABL, ये ABL की क्या करेगा, हाइपर एक्टिवेशन करवा देगा, जिससे क्या होगा, सिर्फ सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, आप ये जो BCR ABL की एक्टिविटी को कौन इनिबिट करता है, एक ड्रग है उसका नाम है ग्लिविक। ठीक है, ये ब्लॉक करता है BCR ABL एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। एक्चुअली में ये जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ATP बाइंडिंग डोमेन होता है। ठीक है, कहाँ पे, ABL की बात करेंगे ना, यहाँ पे ATP बाइंड करता है जहाँ पे फास्फोलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये ग्लिविक जो है इस ATP जाके बाइंड करेगा और इसकी फास्फोलाइजेशन होने नहीं देगा, दैट मीन्स इनहिबिट करेगा फास्फो। फ्रेंड्स, जितने भी ऑन्कोजीन्स होते हैं वो एनकोड करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को एंड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग कैस्केड देखना आप। ठीक है, जैसे ये देखिए ग्रोथ फैक्टर आता है। ठीक है, इंटरेक्ट करेगा रिसेप्टर के साथ। ठीक है, आउटसाइड द सेल ये काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इससे रैस सबसे पहले क्या होता है, डिमराइजेशन हो जाएगी, फास्फोलाइजेशन हो जाएगी, देन रैफ की एक्टिवेशन करेगा, इरिक की एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, एक जाएगा न्यूक्लियस में, वहाँ पे SRF के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही SRF के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, FOSMRA नाम का एक प्रोटीन है जिसकी सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ये सिंथेसिस है ये क्या है ऑन्कोजीन्स, ये क्या चीज़ है, ये ऑन्कोजीन्स होते हैं एंड द ERK सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, ऑन्कोजीन्स प्रोटीन्स, इनका क्या काम होता है, ये ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है ERB, इस केस में कौन होता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर होता है वो ERB होता है, जो इंटरेक्ट करता है इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल्स रैस, रैफ, मिक, रैस। ठीक है, मिक वो एक्टिवेट करेंगे एक को। ठीक है, एक को एक्टिवेट करेंगे जो एक मैप काइनेज पाथवे होता है। ठीक है, तो लीडिंग टू इंडक्शन ऑफ एडिशनल जीन्स, दैट इज FOS, जिनसे क्या है, FOS जीन की एक्टिवेशन हो जाती है, दैट एनकोड्स पोटेंशियली ऑन्कोजेनिक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन है, ऑन्कोजेनिक है, ये क्या है, ऑन्कोजीन है। ठीक है, ऑन्कोजीन है, रेगुलेट करता है
ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑन्कोजीन से क्या बनेगी, ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग कैंसर। तो देखेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए इस केस में देखिए जो इसका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसको बोलेंगे प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये मैकेनिज्म है टेल PDGFR ऑन्कोजीन एक्टिवेशन। इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जैसे ही आएगा आपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो इसकी डिमराइजेशन हो जाएगी और काइनेज एक्टिविटी ये परफॉर्म करेगा अपनी, ठीक है। काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो बट जब देखिएगा ये प्रोटो ऑन्कोजीन है और ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट होगा, मान लो इस पर म्यूटेशन हो गई, ठीक है। म्यूटेशन कैसे हो गई, सबसे पहले देखिएगा इस केस में प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर आता है, ये इसकी डिमराइजेशन करवाएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेज एक्टिविटी। बट इन केस ऑफ ऑन्कोजीन एक्टिवेशन में क्या होता है, ये सबसे पहले ये ऑन्कोजीन एक्टिवेशन की बात करेंगे। जो ये टेल PDGFR जो है ये ऑन्कोजीन अनकोड करेगा किसको, फ्यूजन प्रोटीन को, जिसमें क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इज रिप्लेस्ड। जो ये पहले क्या था PDGF था ना, इसकी जगह पे अब क्या आ जाता है, टेल नाम का ये क्या आ जाता है, टेल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ जाता है, ठीक है। जो ये अमीनो टर्मिनल देखिएगा आप प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर होता है वो अमीनो क्या होता है, अमीनो टर्मिनल सीक्वेंसेस का बना हुआ होता है। पर जैसे ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में है तो ये जो अमीनो टर्मिनल सीक्वेंसेस हैं इनकी म्यूटेशन हो जाएगी और ये क्या किससे रिप्लेस हो जाएंगे, टेल नाम के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। जो क्या इंड्यूस करेगा, डिमराइजेशन डोमेन विच इंक्लूड्स दिस डिमराइजेशन डोमेन। अच्छा, ये जो जितनी भी सीक्वेंसेज या डिमराइज करेंगी इन द एब्सेंस ऑफ अ प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अब ये वाला फैक्टर है ही नहीं तो फिर भी जाके क्या ये क्या कर रहा अपना काम करवा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा कंस्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजेनिक प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो आपको पता है ऑन्कोजेनिक प्रोटीन काइनेज की जब एक्टिवेशन हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर तो वो कितना हार्मफुल होता है सेल के लिए, लीड्स टू सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल। ब्रो ये देखिएगा आप जो रैस होता है ना, रैस एंड द अदर ऑन्कोजीन प्रोटीन ऑन्कोजीन्स फंक्शंस इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है, एंड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट स्टिमुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन। कहने का क्या मतलब है, जो जून एंड फॉस होता है ये डिमराइजेशन हो जाएगी और ये क्या बनाएंगे, AP1 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसका क्या काम होगा, एक्टिवेशन करना साइक्लिक D1, ठीक है, एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन D1 एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स इंड्यूसिबल जीन्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन से बीटा कैटेरिन ऑन्कोजीन कैसे बनता है, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन से बीटा ऑन्कोजीन कैसे बनता है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं हम। जब नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं हम, देखिएगा प्रोटो ऑन्कोजीन कैसे बनता है, बीटा कैटेरिन ऑन्कोजीन कैसे बनता है, प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन से बीटा ऑन्कोजीन कैसे बनता है। नॉर्मल सेल्स की बात करेंगे, अगर वेंट नहीं है, वेंट नाम का फैक्टर नहीं है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, जो किसका बना होता है, ऑक्सिन का बना होता है, GSK1, GSK3, CK1, APC, ये बीटा कैटेरिन की डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यूबिक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन। अगर वेंट नहीं है तो जिससे क्या होगा, साइक्लिन D1 की सिंथेसिस नहीं होगी। साइक्लिन D1 का क्या काम होता है, साइक्लिन D1 का क्या काम होता है, वही सेल प्रोलिफरेशन एंड सिग्नलिंग करवाना, ठीक है। तो जैसे ही वेंट आएगा तो वेंट जो है LRP वेंट का जो रिसेप्टर होता है फ्रिजल्ड होता है, ठीक है। वेंट आएगा, ठीक है, फ्रिजल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो डिसेबल्ड जो है, डिसेबल्ड की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को फास्फोलाइजेशन करेगा एंड इसकी रिक्रूटमेंट करेगा टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनहिबिट करेगा। तो जिसकी वजह से बीटा कैटेरिन की डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा कौन, GSK3 बीटा। तो जैसे ही बीटा कैटेरिन की डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी तो बीटा कैटेरिन अंदर न्यूक्लियस में जाएगा और वो क्या करेगा, ये मिक और साइक्लिन D1 की क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ठीक है। तो इनका क्या काम होगा, ठीक है, एक्टिवेटर्स और टारगेट जीन। अच्छा,
ठीक है, इनकी एक्टिवेशन करवाएगा। तो इनका किस में रोल है, सेल प्रोलिफरेशन एंड ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन। अच्छा, तो ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट होगा, म्यूटेशन दैट प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटेनिन इन द एब्सेंस ऑफ वेंट सिग्नलिंग कन्वर्ट इट टू द ऑन्कोजीन्स। कहने का क्या मतलब है, मान लो कि इसमें म्यूटेशन आ गई, ठीक है, या इसमें किसी जगह पे एक म्यूटेशन आ गई जो बीटा कैटेनिन की फास्फोराइलेशन नहीं कर पा रहा है, तो जब GSK3 बीटा जो है बीटा कैटेनिन की मतलब डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ वेंट, ठीक है, वेंट सिग्नलिंग नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन बॉक्स जो है बीटा कैटेनिन की यूबिक्विटिनेशन नहीं करवा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीटा कैटेनिन तो हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी ना इसकी, तो ये न्यूक्लियस में जाएगा, ये कंटिन्यूसली सिंथेसिस करवाएगा किसकी, बीटा कैटेनिन जो है न्यूक्लियस में जाएगा, TCF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा, कंटिन्यूस सिक्रीशन करवाएगा और सिंथेसिस करवाएगा सीमिक नाम का प्रोटीन है एंड साइक्लिन D1 की, ठीक है। तो जैसे ही इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो ये आपको पता ही है, ये ऑन्कोजीन बन जाएंगे, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन। तो सीमिक और साइक्लिन D1 का क्या रोल है, साइक्लिन D1 का यही रोल है, साइक्लिन प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल करवाना। अच्छा, अब बात करेंगे ऑन्कोजीन्स एंड सेल सर्वाइवल। आपको पता है नॉर्मली एपोप्टोसिस हो रहा होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस जो है वो सेल्स के साथ होगा, ठीक है, बट जब हम बात करेंगे ऑन्कोजीन्स की बात करेंगे, वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे जो क्या करेगा, मतलब मान ले इन केस में क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करेंगे जो एपोप्टोसिस होने नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इन दिस केस में क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, मतलब ऑन्कोजीन्स प्रोटीन्स दैट सिग्नल सेल सर्वाइव इंक्लूड ग्रोथ फैक्टर्स। तो इस केस में कौन होता है, PI3 काइनेज होता है, ठीक है, PI3 काइनेज होता है, ठीक है, AKT होता है एंड BCL2 होता है, ठीक है। मान लो कि कोई एक ऑन्कोजीन है, उसने क्या किया, ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो PI3 काइनेज जो है इसकी फास्फोराइलेशन करेगा, PI3 काइनेज PIP2 से PIP3 बनाएगा, ठीक है, तो जो AKT की एक्टिवेशन कर देगा, ठीक है। ऑन्कोजीन्स की बात कर रहे हैं हम, ऑन्कोजीन्स कैसे एपोप्टोसिस होने नहीं देते हैं, तो जैसे ही AKT की फास्फोराइलेशन होती है तो बैड और फॉक्सो की इनिबिशन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही बैड एंड फॉक्सो जो है वो काम करना बंद कर देंगे तो BCL2 को रोकने वाला कोई नहीं है भाई, ठीक है, BCL2 को कोई भी रोकने वाला नहीं है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C नाम के एक मॉलिक्यूल को जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एपोप्टोसिस के लिए, वो रिलीज करने नहीं देगा, ठीक है। तो जब साइटोक्रोम C रिलीज नहीं होगा तो देन कैस्पेसिस की एक्टिवेशन भी नहीं होगी, तो एपोप्टोसिस भी नहीं होगा। तो होप गाइज ये सिग्नलिंग पाथवे आपको याद हो जाएगा, वेरी सिंपल है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल सेल है जिसमें एपोप्टोसिस होगा, बट जो ऑन्कोजेनिक सेल्स हैं उनमें वो ऑन्कोजीन्स क्या करेंगे, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करेंगे जो एपोप्टोसिस होने नहीं देंगे। और क्या है इन केस में ग्रोथ फैक्टर, देखे इसमें कौन थे, जैसे ही मतलब ऑन्कोजीन आया उसने क्या किया, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट किया जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, PI3 काइनेज की फास्फोराइलेशन की, फिर AKT की इन दोनों ने बैड और फॉक्सो जो कि सबसे पहले बैड और फॉक्सो की क्या इनिबिशन की, जिसकी वजह से BCL2 को कोई इनिबिट करने वाला नहीं रहा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से उसने साइटोक्रोम C को रिलीज करने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो BCL2 की इनिबिशन कौन करता है, अगर एपोप्टोसिस हो रहा होता है तो BIM जो है, ठीक है, BIM जो है BCL2 की फास्फोराइलेशन ये इसको इनिबिट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C को रिलीज करवाएगा, ठीक है। ये इनिबिट नहीं कर पाएगा साइटोक्रोम C को रिलीज करवाना फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम C निकलेगा, कैस्पेसिस एक्टिवेशन होगी, एपोप्टोसिस हो जाएगा। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सेल्स में भी इसको इनिबिट करेगा, ठीक है। बट ऑन्कोजीन्स की बात जब हम करते हैं तो ये BCL2 की इनिबिशन नहीं हो पाती।
अब फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको रेटिनोब्लास्टोमा का क्या रोल है, ठीक है। उसमें जब म्यूटेशन आ जाएगी तो कैंसर होगा। एक्चुअली जब अगर आपने मेरी सेल साइकिल रेगुलेशन की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखना, मैंने रोल बताया है कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो E2F नाम के एक ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनिबिट करता है, ठीक है। तो जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा की फास्फोलाइजेशन साइक्लिक 4 और 6 करते हैं तो रेटिनोब्लास्टोमा यूबिक्विटिनेशन डिग्रेडेशन हो जाता है। E2F नाम का एक फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो G1/2S साइक्लिन की सिंथेसिस करेगा और G1 साइक्लिन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, रेटिनोब्लास्टोमा का अगर म्यूटेशन कर देंगे तो दैट मीन्स कंटिन्यूस सिंथेसिस होती जाएगी G1/2S साइक्लिन्स की, जिससे क्या हो जाएगी, सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल हो जाएगा एंड कैंसर हो जाएगा। एक और ये P10 नाम का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली में क्या करेगा, ये ट्यूमर सप्रेसर है, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर है, ठीक है। दैट मीन्स PI3 काइनेज, एक्चुअली में क्या होता है, जो PIP2 है PI3 काइनेज वो आगे जाके AKT सिग्नलिंग को ये इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। PI3 काइनेज जो है AKT की फास्फोलाइजेशन करेगा, वो क्या करवाएगा, सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल करवाएगा, ठीक है। बट P10 जो है ये इसको इनिबिट करता है, ठीक है। दैट मीन्स P10 इज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ PI3 काइनेज। PI3 काइनेज क्या करेगा, वो सेल की प्रोलिफरेशन करवाएगा, सर्वाइवल करवाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर P10 की म्यूटेशन हो जाएगी जो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, PI3 को कोई रोकने वाला नहीं होगा। PI3 की फास्फोलाइजेशन कंटिन्यूसली होगी जो AKT की फास्फोलाइजेशन करेगा, जिससे सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगी, सेल सर्वाइव होता जाएगा और फाइनली सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली में जो P16 है एंड रेटिनोब्लास्टोमा है, ये क्या होते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, ठीक है। देखिए सेल साइकिल ब्लॉक है, अगर रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, ये सेल साइकिल ब्लॉक है, ठीक है। और जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा की फास्फोलाइजेशन करते हैं कौन, साइक्लिक CDK4 और 6 CDK साइक्लिन D, तो जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा की फास्फोलाइजेशन करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। E2F नाम का एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो G1 साइक्लिन की सिंथेसिस करवाएगा, जिससे सेल साइकिल प्रोसीड करवाएगा, ठीक है। और CDK4 और साइक्लिन D की इनहिबिशन कौन करता है, P16। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि P16 एंड रेटिनोब्लास्टोमा आर ट्यूमर सप्रेशन, ये क्या कौन से जीन्स है, ये ट्यूमर सप्रेस करते हैं या ट्यूमर प्रमोट करते हैं, तो ये कौन से हैं, ये ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना इसे। BRCA1 BRCA2 ये क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर काज करता है, ठीक है। तो गाइस ये देखिएगा, पाथवे अफेक्टेड बाय ह्यूमन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है। तो ये एक साइड देखेंगे आप, सेल सर्वाइवल के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फैक्टर्स, ठीक है, और सेल फेट के लिए ये वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखेंगे क्या लिखा है, द ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स म्यूटेटेड इन ह्यूमन कैंसर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 पाथवेज दैट कन्फर्ड ए सिलेक्टिव ग्रोथ एडवांटेजेस बाई रेगुलेटिंग सेल सर्वाइवल, जीनोमिक मेंटेनेंस एंड सेल फेट, ठीक है। लास्ट में हम कुछ ड्रग्स की बात करेंगे, ठीक है, जिससे हम मतलब कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। हर्सेप्टिन देख लीजिएगा आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्बिटेक्स देख लीजिएगा, ठीक है, और देख लीजिए ट्रेमिनिन बिग, ये देख लीजिए, इनमें से देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये कौन से टारगेट प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं और ट्यूमर की क्या टाइप्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। तो एट द लास्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो कैंसर के बारे में एक्चुअली मैंने आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताया है, बट ऊपर से ही बताया है, ठीक है। फर्दर डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इतना ही अगर आप एक बार वीडियो को देखोगे तो आई थिंक कि ये सफिशेंट है आपको आपके CSIR के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप सबको ये मेरी कैंसर की वीडियो अच्छी लगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेता आऊँगा।